प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें पहला प्रश्न है कृषि क्रियाओं में कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे उनका नाम लिखो। अब जो क्रिया सबसे पहले आती है तो उसे 1 से शुरू करके क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया, यहाँ पर नंबर 2 है, ये बुआई है, यहाँ पर नंबर 2 पे आ रहा है। उसके बाद में कटाई है। इसके बाद में आगे जाते हैं हम, ये खरपतवारनाशी का यहाँ पर छिड़काव कर रहा है किसान, और यहाँ पर ये निराई है। इसके बाद में मिट्टी तैयार करना, हल जोत रहा है किसान यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर जो सिंचाई है। इसमें ये यहाँ पर 6 पॉइंट दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, इनको कहते हैं हम खेत की तैयारी, या किसान जैसे जैसे विभिन्न क्रियाओं को करते हुए अपने खेत के अंदर फसल बोता है, वो दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर हमने नंबर 1, नंबर 2 दे दिए गए हैं, और इससे ये पता चलता है कि सबसे पहला पॉइंट कौन सा है। इसमें सबसे पहला कदम है किसान का मिट्टी तैयार करना। उसके बाद में है यहाँ पर जैसे 2 पे जाते हैं, बुआई है। उसके बाद नंबर 3 सिंचाई है। सिंचाई के बाद निराई और खरपतवारनाशी जो आते हैं, और उसके बाद में जो है कटाई है। आगे है इसमें फसल उगाने में कई काम होते हैं, पता करो ये कौन कौन से हैं और किस क्रम में आते हैं। इसमें सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। इसमें ये 7 कदम है, 7 काम हैं, एक प्रकार से वो दिखाए गए हैं। इसके बाद में है यहाँ पर है नीचे कुछ फसलों के नाम लिखे गए हैं: ज्वार, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा, मूंगफली, मूंग, चना, मटर, तिल। इन फसलों को रबी और खरीफ फसलों में बांटो। तो रबी की फसल में आता है गेहूँ, चना, मटर, और खरीफ की फसल में आता है ज्वार, मक्का, चावल, बाजरा, मूंगफली, मूंग और तिल। अगला है पार्ट है जो फसलें रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती हैं उनके नाम लिखें। इसमें है तरबूज, लौकी, खीरा और खरबूजा। अब आगे यहाँ पर है नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित फसलों के प्रत्येक समूह के 2 उदाहरण दो। यहाँ पर है फसल का समूह है, जैसे दलहन है, दलहन का उदाहरण है चना, मूंग। और उसके बाद में है तिल फसलें हैं, सरसों, मूंगफली। उसके बाद में हरे चारे वाली फसलें हैं, मक्का, ज्वार। हरी खाद वाली फसलें हैं, लोबिया, ढैंचा। अनाज देने वाली फसलें हैं, गेहूँ, मक्का और बाजरा। नीचे बनी सूची में से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को छांटो। इसमें यहाँ पर जो है ये जीव दिए गए हैं, जैसे मेंढक है, मकड़ी, पक्षी, चूहे, तनाछेदक, मधुमक्खी, तितली, टिड्डा, रेशम का कीट और गोलक सलम। तो प्यारे बच्चों, इसमें से फसल को जो जीव नुकसान पहुंचाते हैं वो हैं पक्षी, चूहे, तनाछेदक, टिड्डा और गोलक सलम। अब आगे है इसमें तुम्हारे यहाँ फसल उगाने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लाए जाते हैं। हल, कुदाली, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है ट्रैक्टर के साथ में होता है, वैसे जो प्राचीन समय से हल, कुदाली और कल्टीवेटर ही उपयोग होते हैं। तुम्हारे यहाँ खरीफ के लिए में बोकर रबी में कटने वाली फसलों की सूची बनाएं: बाजरा, चावल और मूंगफली। एक ऐसी फसल का नाम तय जिसे तैयार करने में 1 साल लग जाता है। इसमें गन्ने की फसल जो 1 साल में एक बार तैयार होती है। फसलों के बीच बीच में कुछ ऐसे पौधे जाते हैं, वे क्या हैं, इन फसलों को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको हम खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार क्या काम करते हैं? खरपतवार जल, पोषक और जगह, प्रकाश को फसल वाले पौधों तक नहीं पहुंचने देते और उनसे स्पर्धा करते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, मान लीजिए हम जल देते हैं, पोषक पदार्थ या खाद डालते हैं, या जगह जो होती है जिस पर बीज बोया जाता है, तो ये खरपतवार वाले पौधे हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो उनसे क्या करते हैं, वो स्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्धा करते हैं। इससे पैदावार जो कम होती है। नीचे लिखे कथनों के आधार पर खाद एवं उर्वरक में अंतर बताएं। तो इसमें ये दिए गए हैं:
रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर बनाया जाता है, तो इसमें यहाँ पर किस में आता है, है उर्वरक में आता है। पेड़ पौधों एवं अपशिष्ट पशुओं के अपशिष्ट द्वारा तैयार किया जाता है, खाद के अंदर आता है। तो कृत्रिम तत्वों का उपयोग किया जाता है, किस में आ जाता है अभी, उर्वरक में आता है। इसमें जीवाणु एवं कवक अपघटन का काम करते हैं, ये आता है इसमें खाद के अंदर आता है। जल में अलग हो जाता है, इसमें ये किसमें आता है, खाद में आता है। तो प्यारे बच्चों इसमें ये पॉइंट दिए गए हैं अलग अलग से, और इनको हमने इसमें डिवाइड करना है खाद और उर्वरक में। हम इनके सामने भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, उर्वरक बनाया जाता है। इसके साथ यहाँ पर उर्वरक भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम सभी जो है इनके नाम आगे लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे है, रामू किसान ने अपनी फसल को बोने के लिए पहले अच्छी तरह मिट्टी तैयार की और बीजों को उचित गहराई तथा दूरी पर पंक्तियों में बोया, जबकि श्यामू किसान ने ऐसा नहीं किया और बीजों को मिट्टी के ऊपर ही डाल दिया। इन दोनों ने एक ही प्रकार के बीजों का प्रयोग किया था। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। है इसमें, रामू तथा श्यामू के खेतों में से किस के खेत की मिट्टी में वायु का संचार आसानी से होगा और इसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या, रामू के खेत में फसल अच्छी होगी, रामू के खेत की मिट्टी में वायु का संचार जो है आसानी से होगा, क्योंकि उसने अपनी ज़मीन को पहले तैयार किया है, मिट्टी तैयार की है, उसमें हल चलाया उसने, इससे जो भूमि है वहाँ की पोली हो जाएगी और वहाँ पर वायु का संचार जो है आसानी से होगा। इसके बाद में आगे है, दोनों के खेत में से किसके खेत में जल अधिक देर तक रुकेगा। रामू के खेत में, किस में रुकेगा, रामू के खेत में, क्योंकि उसके खेत में मिट्टी जो है नरम हो जाएगी या पोली हो जाएगी। श्यामू किसान के खेतों में कई जगह पर कोई पौधा नहीं उगा, वह बीज डाले, वहाँ डाले बीजों का क्या हुआ होगा। जब किसान खेत में बीज बोता है तो वहाँ पर मिट्टी को पहले तैयार करता है हल चला करके, फिर उसके ऊपर जो है पटला फेर दिया जाता है ताकि जो बीज है उसमें मिट्टी में दब जाए। तो उसने अपने खेत को तैयार नहीं किया श्यामू ने, और उसके खेत में पक्षी जो है बीजों के को चुग गया, खा गए होंगे। अब इसके बाद आगे है, यशवंत ने अपने खेत में कई वर्षों तक गेहूं की फसल उगाई, पर फसल उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष कम होता चला गया, ऐसा क्यों हुआ। इसके खेत में पोषक तत्वों की कमी होती गई। तुम यशवंत को इस समस्या को दूर करने के लिए क्या सलाह दोगे। दो फसलों के बीच में एक दलहन वाली फसल उगाने की जो हम उसको सलाह देंगे, क्योंकि दो फसलें हैं उनके बीच में एक दूसरी फसल उगा दी जाती है, इससे पोषक तत्व जो है भूमि में मिल जाते हैं। क्योंकि जो दलहन वाली फसलें हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा भूमि में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती हैं। इस प्रक्रिया में तुम जो विधि उपयोग में लाओगे वो बताओ, उसमें कौन सी विधि है अभी, ये फसल चक्रण, क्या कहते हैं इसको, फसल चक्रण कहते हैं, फसल चक्र कह सकते हैं, फसल चक्रण कह सकते हैं। फसलों में खाद क्यों डालते हैं, फसलों में खाद क्यों डालते हैं, इससे भूमि में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी के गठन, क्या कहता है, मिट्टी के गठन एवं जल अवधारण अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। आगे इसमें कृत्रिम रूप से खाद कैसे बनाई जाती है, कारखानों में रसायनों के उपयोग से। क्या इसे पशुओं एवं कृषि अपशिष्टों द्वारा बनाया जा सकता है। हाँ, खाद को हम बना सकते हैं। जैसे जो कृत्रिम रूप से क्या बनाए जाते हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं। खाद किससे बनाए जाते हैं, गड्ढे से बनाए जाते हैं, मतलब जैसे गोबर है या कृषि अपशिष्ट हैं उनसे खाद बनाई जाती है। कृषि में केंचुए का महत्व बताओ। केंचुआ किसान का मित्र है, यह फसल की पैदावार को बढ़ाता है, यह खाद बनाते हुए मिट्टी को पोला भी करता है। आगे कहता है, बासालीन यह खरपतवार नष्ट करने की दवा है जो एक बीजपत्री पौधों को नष्ट करती है। 2,4-D यह भी खरपतवार नष्ट करने की दवा है जो सभी प्रकार के पौधों को नष्ट कर देती है। उपरोक्त जानकारियों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहले एक किसान ने सोयाबीन के खेत में 2,4-D दवा छिड़क दी, तो निम्न में से क्या होगा, सभी खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। फिर अगले क्या कहता है, सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाएगी, सभी इल्लियाँ मर जाएंगी। तो यहाँ पर क्या कहता है कि सभी खरपतवार जो है नष्ट हो जाएंगे।
चने की फसल में किसान को खरपतवार नष्ट करने के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए? बासलिन। कौन सी है? बासलिन, क्योंकि यह द्विबीजपत्री है। इसमें यह ऊपर बताया गया है कि बासलिन एक ऐसी दवाई है जो एक बीजपत्री पौधों को नष्ट कर देती है, परंतु यहाँ जो चना है वो द्विबीजपत्री है, वो बासलिन जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आगे है, इससे अगला है, एक किसान के दो खेत बिल्कुल साथ साथ हैं, उनकी मिट्टी भी एक जैसी है। एक खेत में किसान ने सबके पौधे उगाकर बरसात में उसे जोत दिया, दूसरे किसान ने उसने ऐसा नहीं किया। फिर उसने दोनों के खेतों में एक ही तरह से उगाया, गेहूँ उगाया। पहले खेत को की उपज दूसरे की उपज से अधिक हुई, बताओ इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि जोतने से भूमि पोली हो जाएगी। क्या होगा? जो किसान है खेत को जोतेगा तो उसकी भूमि क्या होगी? पोली हो जाएगी। वायु संचार ठीक प्रकार से होगा, और बीज जो है उचित गहराई पर गिरेंगे। तुम्हारे यहाँ अनाज में भंडारण के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं? धातु के बड़े पात्रों में अनाज का भंडारण किया जाता है। यहाँ हम आम तौर पे घरों में अनाज के भंडारण के लिए धातु के बड़े पात्रों का उपयोग करते हैं, जिनको हम साधारण भाषा में टंकियाँ भी कहते हैं। राम के पास बोने के लिए कुछ बीज है, राम कैसे पहचानेगा कि वो स्वस्थ है या नहीं? इसमें क्या है, वह बीजों को पानी में डालेगा। क्या लिखेंगे भाई? वह बीजों को पानी में डाल देगा। स्वस्थ बीज नीचे डूब जाएंगे। स्वस्थ बीज नीचे डूब जाएंगे तथा अस्वस्थ ऊपर तैरने लगेंगे, ऊपर तैरने लगेंगे। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, क्या कहता है? राम के पास बोने के लिए कुछ बीज हैं। राम कैसे पहचानेगा कि वो बीज स्वस्थ है या नहीं है? उसमें वो क्या करेगा, वो बीजों को किसमें डाल देगा? पानी के अंदर डाल देगा। थोड़ा सैंपल लेगा और उनको बीजों को पानी में डाल देगा। इससे क्या होगा, जो स्वस्थ बीज हैं वो भारी होंगे, वो नीचे डूब जाएंगे, और दूसरे जो है बीज जो अस्वस्थ हैं, जो हल्के हैं, वो पानी पे ऊपर तैरते लगेंगे। इससे उसको ये पता चल जाएगा कि उसके बीज स्वस्थ हैं या नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कथन में से गलत व सही छांटो तथा गलत कथन को सुधार करके पुनः लिखो। भूमि के ऊपरी सतह की कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। ये कथन क्या सही है? इसके बाद में है, मिट्टी में मृत पौधों एवं जंतुओं के शरीर अथवा उसके अंश भी पाए जाते हैं जो मिट्टी में उपस्थित जीवों द्वारा नष्ट नहीं हो पाते। इसमें गलत है, इसमें नहीं हटा दिया जाएगा और नष्ट कर दिए जाते हैं। अगला है, जुताई द्वारा मिट्टी के उल्टे पलटने से उसकी जलधारण क्षमता में भारी कमी आती है। ये कमी स्थान पर जो है गलत है, यहाँ पर क्या होगा? वृद्धि होती है, क्योंकि किसान को जो है खेत में हल चलाता है, इससे मिट्टी उल्ट हो जाती है और उसकी जो भूमि है जल धारण की क्षमता उसमें बढ़ती है। अब इसके बाद में अगला है, मिट्टी में बीज डालने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं। ये प्रसारण शब्द गलत है यहाँ पर। मिट्टी में बीज डालने की क्रिया को बुआई कहते हैं। क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। पौधों को खनिज पोषक मिट्टी से न प्राप्त होकर जल से मिलते हैं। गलत है, पौधे जो है मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। किसान सिंचाई की किस्म एवं आवृत्ति मिट्टी के स्वभाव एवं फसल की किस्म पर निर्भर है। इसमें क्या कहता है? सही है।
प्यारे बच्चों, आज की है वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना, तथा जिन बच्चों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि विज्ञान व गणित से संबंधित वीडियो आपके पास में भेजी जा सके।